गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज के। जैसे कि आप देख सकते हो आज के क्लास से हमारा मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 6 मैंने ऑलरेडी 5 क्लास में आपको दे चुका हूँ, वो भी डेली बेसिस में। एंड इसी तरह हमारे क्लासेस चलते रहेंगे हर रोज़ एक एक क्लास करके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड पढ़ाई टाइम टू टाइम कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग आज के क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन से हमारा नर्सरी फेज ऑफ, रुकिए एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। नर्सरी फेज ऑफ ड्यूरेशन फॉर मीडियम कार्प। नर्सरी फेज का ड्यूरेशन कितना होता है मीडियम कार्प के लिए? देखिए नर्सरी फेज क्या है, जब भी हम लोग हैच आउट करते हैं किसी भी मछली के जो एग्स हैच आउट होते हैं तो उससे निकलता है स्पॉन। उस स्पॉन से फ्राई स्टेज होने तक हम लोग इसको एक पॉन्ड पर या हैचरी में या हैचरी या एक छोटा सा नर्सरी पॉन्ड कह सकते हो, वहाँ पर हम लोग इसको रखते हैं कितना डेज के लिए कि वो स्पॉन से फ्राई हो जाए। तो इसका आंसर होगा आपका 20 to 25 डेज। ओके, सॉरी। नेक्स्ट, which of the following insect is most dangerous for nursery pond? अभी नर्सरी पॉन्ड, जब भी आपको एक चीज़ याद आएगा कि नर्सरी पॉन्ड में कितना दिन के लिए मछली को रखा जाता है स्पॉन्ज से फ्राई होने तक, तो उसका आंसर होगा 20 to 25 डेज। एंड उस नर्सरी पॉन्ड में कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो बाकी नर्सरी पॉन्ड में सबसे ज़्यादा डेंजरस है? तो इसका आंसर होगा आपका एनिसोप्स। ओके, एनिसोप्स को और एक नाम कहा जाता है, आपको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका बैक स्विमर। एनिसोप्स को बैक स्विमर भी कहा जाता है। ओके, अभी ये नर्सरी पॉन्ड में क्यों इतना डेंजरस है, बाकी पॉन्ड में क्यों डेंजरस नहीं है? इसका एक बेसिक से रीज़न है। इस टाइप का जो इंसेक्ट है ये स्पॉन को खा लेता है। स्पॉन या स्पॉन से जो फ्राई स्टेज है, फ्राई से थोड़ा बहुत छोटा, उनको एक खा लेता है। बट जब फ्राई से बड़ा हो जाता है फिंगरलिंग स्टेज पर, तब उनको ये खा नहीं सकता है ना। इसलिए ये जो नर्सरी पॉन्ड पर ही ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज नर्सरी पॉन्ड पर ही हम लोग स्पॉन को रखते हैं फ्राई होने के लिए। ओके, उसके बाद ये इतना डेंजरस नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैक स्विमर। ओके, बैक स्विमर, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। How much volume of polythene bags are filled with water during transportation of seeds? हम सबको पता ही होगा कि जब भी हम लोग कोई सीड्स ऑर्डर करते हैं या सीड्स सेल करते हैं तो हम लोग एक पॉलीथीन बैग के अंदर हवा भर के, पानी डाल के हवा भर के हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेज देते हैं। तो उसके अंदर कितना एरिया तक पानी होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका 1/3। अगर जैसे कि ये एक बोतल है, इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, तो 3 पार्ट में एक पार्ट के अंदर ही पानी होना चाहिए, बाकी 2 पार्ट के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हम लोग हवा भरेंगे। ओके, तो 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ये हो गया 1/3, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट के अंदर इतना पार्ट में पानी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलम फीडर? तो इसका आंसर होगा आपका लेबियोबाटा, ओके, पुंटियस गोडियोटस एंड लेबियो फिम्बाइटस। ओके, तो लेबियो रूई तो आप सबको पता है कॉलम फीडर है, तो ऐसे आपको याद रखना है लेबियो से लेबियोबाटा एंड लेबियो फिम्बाइटस भी कॉलम फीडर है। ये जो पुंटियस गोनियोनुटस, इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर बार्ब। ओके, सिल्वर बार्ब, ये भी एक कॉलम फीडर है। ओके, तो ये हो गया आपका कॉलम फीडर। तो जैसे कि आंसर 2 में आप देख सकते हो लेबियो फिम्बाइटस तो ठीक है, बट ये जो पाबदा है, पाबदा सरफेस फीडर है, तो ये आंसर हो गया गलत। 3 में आप देख सकते हो कॉमन कार्प है, कॉमन कार्प तो बॉटम फीडर है, ये भी हो गया गलत। तो आंसर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेडल व्हील एरिएटर इज आइडियल फॉर वाटर डेप्थ। पेडल ये आप देख सकते हो, ये एक एरिएटर्स है, इसको हम लोग कहते हैं पेडल एरिएटर्स। इसका कितना डेप्थ होना चाहिए पानी के अंदर अगर आप इसको यूजफुल करना चाहते हो? तो इसके लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 मीटर आइडल माना जाता है। इतना अगर डेप्थ होगा पानी में तो ये आप यूज़ कर सकते हो और काफ़ी इफेक्टिव होगा उस पानी के अंदर। ओके, 1 to 1.5, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट टाइडल पॉन्ड नॉन एज ताम्बेक्स। आप जब भी क्वेश्चन में पढ़ोगे ताम्बेक्स, आपको याद रखना है कि एक प्राइवेट टाइडल पॉन्ड से जो कहाँ पर पाया जाता है, जो आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है। ओके, इंडोनेशिया में जो भी पॉन्ड होगा वो मैक्सिमम टाइडल पॉन्ड से होता है, उसको कहा जाता है ताम्बेक्स। तो इंडोनेशिया के पॉन्ड को हम लोग कहते हैं ताम्बेक्स एंड इसको एक टाइप का टाइडल पॉन्ड से। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लेरियस बेट्राचस इज फैकल्टी एयर ब्रीदर और ओनली ऑब्लिगेटरी एयर ब्रीदर और एम्फीबियस एयर ब्रीदर? ओके, तो चलिए इसको समझाने के पहले मुझे आपको ठीक से समझाना पड़ेगा एम्फीबियस एयर ब्रीदर क्या है। एम्फीबियस एयर ब्रीदर उस टाइप की मछलियाँ है
उसको उस टाइप की एयर ब्रीदिंग मछलियाँ हैं जिनको बाहर के हवा मतलब सरफेस हवा उसको नहीं चाहिए जब तक ना आप उसको पानी से निकालोगे, या वो खुद नेट पर फंस के पानी से बाहर आ जाए, या कुछ और रीज़न की वजह से वो मतलब पानी से ऊपर आ जाए। हो सकता है किसी से बचने के लिए वो पानी से ऊपर आ जाए, तब जाके वो बाहर का हवा यूज़ करता है, वरना उसको बाहर का हवा का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मछलियों को हम लोग कहते हैं एम्फीबियस एयर ब्रीदर। दूसरा है कॉन्टिन्यूस एयर ब्रीदर। कॉन्टिन्यूस एयर ब्रीदर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक होता है अपना फैकल्टेटिव एयर ब्रीदर, एक होता है अपना ऑब्लिगेटरी एयर ब्रीदर। तो ऑब्लिगेटरी एयर ब्रीदर कौन सा मछली है, अगर पानी के अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी उस मछली को पानी का ऑक्सीजन भी चाहिए, उस मछली को बाहर के ऑक्सीजन भी चाहिए। वो पानी में भी रहेगा, वो बाहर के भी ऑक्सीजन लेगा, तब उस मछली को हम लोग कहेंगे ऑब्लिगेटरी एयर ब्रीदिंग फिश। एंड फैकल्टेटिव एयर ब्रीदिंग फिश मतलब उसको पानी का हवा ही उसके लिए एनफ है, उसको बाहर का हवा की इतना ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे क्लेरियस बेट्राचस है, सीधा सा मतलब है मागुर, हम सबको पता है। अभी इसका अगर हम लोग इसको पढ़ ही रहा है तो एक चीज़ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्लेरियस बेट्राचस ये किस स्टेट का स्टेट फिश है, आंसर विल बी द बिहार। ओके, तो क्लेरियस बेट्राचस मागुर ये किस टाइप के फिश है, ऑब्लिगेटरी फिश है, मतलब इसको पानी का हवा से पानी में जितना भी ऑक्सीजन होगा डिजल ऑक्सीजन वो इसके लिए मतलब ठीक नहीं है, उसको और भी चाहिए, परफेक्ट नहीं है। तो इसको पानी का हवा भी चाहिए, इसको बाहर के हवा भी चाहिए। तो आप नोटिस कीजिए कि ये पानी में भी रहेगा, सरफेस के भी बाहर का भी हवा लेता रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल रेस्पिरेशन इन मागुर लार्वा। देखिए मागुर का जो मछली है हम सबको पता है एयर ब्रीदिंग फिश है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सा बच्चा को हम लोग वो पानी के बाहर रख देंगे तब भी वो जिंदा रहेगा। ओके, बड़ा मछली तो जिंदा रह लेगा बट छोटा मछली नहीं, क्योंकि क्योंकि जब ये स्पॉन्सर एक लार्वा के एक फेज में होगा तब तक उसके अंदर एयर ब्रीदिंग ऑर्गन डेवलप्ड ही नहीं होगा, तो वो बाहर हवा नहीं ले पाएगा। कितना दिन तक, आंसर विल बी 10 to 11 डेज। ओके, 10 to 11 डेज के अंदर 10 to 11 डेज तक उसका जो एयर ब्रीदिंग ऑर्गन है वो डेवलप हो जाता है। ये हो गया आपका मागुर का। अगर मैंने आपको कहा सिंगी का, तो सिंगी का आंसर विल बी द 11 to 12 डेज, और आई कैन से 10 to 12 डेज। तो एक दिन का डिफरेंस है, आप कन्फ्यूज मत होना। मागुर का हो जाएगा 10 to 11 डेज एंड अपना सिंगी का हो जाएगा 10 to 12 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ पंगासियस सूची। पंगासियस सूची आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर किया जा रहा है। अभी इस कल्चर क्योंकि इंडिया को हम लोग किस नाम पे जानते हैं, इंडिया को हम लोग कहते हैं कार्प कंट्री, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में इंडिया में जितना कार्प्स कल्चर किया जाता है पूरा वर्ल्ड में किसी भी जगह में इतना कार्प्स कल्चर नहीं किया जाता है। तो कार्प कंट्री की जगह पर अगर कार्प्स ही ना पाल के हम लोग कुछ और मछली पालना शुरू कर दे तो काहे का कार्प्स कंट्री। तो इसलिए इस मछली को मतलब बैन तो नहीं कहूँगा, बट इसको थोड़ा बहुत रेगुलेशन कर दिया है कि आप इसी जगह पे इसको पाल सकते हो, वरना इसको नहीं पाल सकते हो। इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न है एकोकल्चर एरिया ऑफ द कार्प वॉज गेटिंग रिड्यूस, क्योंकि कार्प पालने के लिए जगह कम पड़ रहा है, बिकॉज हम लोग हर जगह बस पंगासियस मछली ही पाल रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा बहुत रेगुलेशन लगा दिया है। बैन नहीं हुआ है पर थोड़ा बहुत रेगुलेशन लग गया इसके ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज हाई टू लो प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। कौन सा प्रॉन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? तो जब भी आपको एक चीज़ पता होगा, आपको किसी जगह पूछ लिया गया हो कि कौन सा प्रॉन सबसे ज़्यादा कल्चर किया जाता है, तो आंसर में सबसे पहले तो आपका आएगा मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी। इसका मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी इसका कॉमन नाम क्या है, जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन। ओके, जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन। इसका आंसर कौन सा होगा, लेट मी गेस। ओके, इसका आंसर होगा आपका पहला वाला मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी। उसके बाद आ जाएगा आपका मैक्रोबिचियम मैल्कोल्मसोनी, उसके बाद आ जाएगा आपका मैक्रोबिचियम गैंगेटिकम। ओके, तो मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी को हम लोग कहते हैं जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन। मैक्रोबिचियम मैल्कोल्मसोनी को हम लोग कहते हैं मूनसून रिवर प्रॉन, एंड मैक्रोबिचियम गैंगेटिकम को हम लोग कहते हैं गंगा रिवर प्रॉन। ओके, तो तीनों को एग्जैक्ट आपका आंसर पता होना चाहिए, एक दूसरे को कंफ्यूज मत करना एक दूसरे के आंसर को। ओके, आंसर जैसे मुझे याद है, पहला सबसे ज़्यादा कौन सा कल्चर किया जाता है, मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन। सेकंड कौन सा, मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी के बाद सेकंड कौन सा ज़्यादा कल्चर किया जाता है इंडिया में, वो हो जाएगा आपका मैक्रोबिचियम मैल्कोल्मसोनी। इसको कौन सा नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है मूनसून रिवर प्रॉन। थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा जो मैक्रोबिचियम गैंगेटिकम। इसको कौन सा नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा आपका गंगा रिवर प्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास रियरिंग टेक्निक फॉर मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी वाज डेवलप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीफी। अभी सीफी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो सीफी के साथ बाकी ऑप्शन का भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हमको याद रखना है। ओके, तो सिफी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सिफी का परफॉर्म किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1961 पे। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा CMFRI, सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1947 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका कोची केरला, कोची केरला में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो NBFG नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये शुरू हुआ था 1983 पर। इसका हेडक्वार्टर्स है लखनऊ UP में। एंड वन मोर थिंग इज, आपको याद रखना पड़ेगा, NBFG 2006 पर जो स्टेट फिश कॉन्सेप्ट है उसको शुरू किया था। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा सीबा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश वाटर एक्वाकल्चर। ओके, ये शुरू हुआ था अपना 1987 में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका तमिलनाडु में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा CIFRI, सेंट्रल इंडियन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये इसका हेडक्वार्टर है आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल। एंड ये शुरू होता है 1947 में। ओके, तो कभी भी आपको आंसर नहीं पढ़ना है, आंसर तो पढ़ना ही है, बाकी का ऑप्शन भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, 1 2 3 सबको चैप्टर पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वाटर सरफेस एरिया शुड बी कवर्ड विथ एक्वाटिक प्लांट इन प्रॉन नर्सरी नर्सरी पॉन्ड। अगर जो नर्सरी पॉन्ड होगा प्रॉन के लिए, उसके साइड में और उसके साइड में या आसपास या सरफेस वाटर में कितना % प्लांट होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 to 10% प्लांट शुड बी देयर इन दैट वाटर इन अ प्रॉन नर्सरी पॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। देखिए, इस पे सारे के सारे मैक्रोबिचियम रोसेनबर्ग ही है, बट उसका अलग अलग वेराइटीज है। तो आंसर विल बी ब्लू क्लोड मैक्रोबिचियम रोसेनबर्ग। ये आप देख सकते हो, इसका जो पहला पेयर है, इसका तो पहला एक पेयर है, पेयर में कह सकते हो कि ब्लू कलर के होते हैं। ये आप देख सकते हो आंसर, ये आप देख सकते हो पिक्चर में ब्लू कलर के होते हैं, बहुत बड़ा होता है। ओके, तो साइज में सबसे बड़ा होता है ब्लू क्लॉड मैक्रोबिचियम रोसेनबर्ग। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज ओलेरोकल्चर। ओलेरोकल्चर किस कल्चर को ओलेरोकल्चर कहा जाता है, वेजिटेबल कल्चर, प्रॉन कल्चर, पेडिकल्चर, एक्वाटिक प्लांट कल्चर, या सबको ही। तो आंसर विल बी द वेजिटेबल कल्चर। वेजिटेबल कल्चर को हम लोग कहेंगे ओलेरोकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना एक ब्लूगिन एल्गी है, जिसको आप लोग साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हो। साइनोबैक्टीरिया ब्लूगिन एल्गी दोनों सेम ही है। ये किस किंगडम के अंदर आता है, ये आता है मोनेरा किंगडम के अंदर। अभी ये जो स्पिरुलिना, ये एक्चुअली चीज़ क्या है, ये एक ब्लूगिन एल्गी है। इसके अंदर आपको प्रोटीन, इसके अंदर आपको कॉपर, इसके अंदर आपको विटामिन B12 सब कुछ मिलेंगे। तो ये नॉर्मली मछली कम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि इससे बहुत सारा मेडिसिन बनाया जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक ब्लूगिन एल्गी है, ठीक है। एंड इसका किंगडम किस किंगडम के अंडर में आता है, ये आंसर हो जाएगा आपका मोनेरा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये है आपका स्पिरुलिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्स मस्ट बी स्टॉक इन हैचरी मेनली। ये सबको पता होगा, इसका मॉर्निंग में हम लोग जो स्पॉन को स्टॉक करते हैं, ओके, हैचरी से। ठीक है। फ्राई एंड फिंगरलिंग और द मोस्ट ऑफ फिशेस मेनली फीड ऑन जूप्लैंक्टन। अगर आपके पास लाइव फीड नहीं है, जैसे कि रोटीफर्स, आर्टिमिया, तब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जूप्लैंक्टन ही उसको प्रोवाइड करना है, और वो जूप्लैंक्टन ही खाएगा। अगर नेचुरल फूड भी होगा, अगर वो वेजिटेरियन, अगर वो और मैंने बोल लिया चलो, अगर वो हार्बीवोरस फिशेस है तब भी वो, अगर वो हार्बीवोरस फिशेस है तब भी वो फ्राई से फिंगरलिंग स्टेज तक वो जो जूप्लैंक्टन ही खाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HIG। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। HIG का फुल फॉर्म क्या है, हेटेरोजीनियस इंडिविजुअल ग्रोथ। ओके, हेटेरोजीनियस इंडिविजुअल ग्रोथ एक यूनिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। किस प्रॉन या मछली के अंदर आता है, यह होता है आपका मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी। अभी देखिए, मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी में क्या होता है, फीमेल हमेशा छोटा होता है साइज में, तो मेल हमेशा बड़ा होता है। उस मेल में भी 3 टाइप के वेराइटीज आता है। ओके, उस 3 टाइप के वेराइटीज को हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनियस इंडिविजुअल ग्रोथ। 3 टाइप के वेराइटीज में एक आता है आपका स्मॉल, एक आता है आपका स्मॉल प्रॉन, ठीक है। एक आता है आपका ऑरेंज, जैसे कि मैं आपको पहले देखा तो पिक्चर कहाँ पर था, ये आप देख सकते हो आंसर में। एक आता है अपना स्मॉल प्रॉन्स, एक आता है अपना ऑरेंज कहा है यहाँ पर कुछ ऑरेंज, एक आता है ऑरेंज, और एक आता है अपना ब्लू क्लॉड मैक्रोबिचियम रोसेनबर्गी। ओके, एक आता है अपना ब्लू क्लॉड, एक आता है ऑरेंज, एक आता है अपना स्मॉल। तो तीनों का साइज बहुत डिफरेंस है, सिमिलर साइज नहीं है। एक बहुत छोटा होता है, एक मीडियम साइज में होता है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा वाला है। तो इसी मेल के अंदर इतना डिफ्रेंशिएट जो साइज देखा जाता है, इसको ही हम लोग कहते हैं HIG, हेटेरोजीनियस इंडिविजुअल ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रैंक
फर्स्ट इन इनलैंड प्रोडक्शन, इनलैंड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश ही है, ये आपको समझ लेना चाहिए। ये इसको तोड़ना लगभग अभी के लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये हमेशा सेट रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्स ऑफ मैक्रोबियम रोसनबर्गी विथ सब्सप्रेड ग्रोथ आर कॉल्ड, ओके, सप्रेस्ड। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो मैक्रोबियम का जो मैक्रोबियम रोसनबर्गी का जो मेल्स है वो अचानक से अपना ग्रोथ बंद कर देता है, बंद हो जाता है उसका ग्रोथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैगार्ड। लैगार्ड एक्चुअली में क्या चीज़ है, लैगार्ड है कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल जब उसका ग्रोथ अचानक से बंद हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे लैगार्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग सीड प्रोड्यूसर ऑफ पंगासियस, आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होने का। अगर प्रोडक्शन का बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पंगासियस का, तो आंसर नो डाउट विल बी आंध्र प्रदेश। बट अगर आपको बोले सीड प्रोड्यूसर, सीड का किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आंसर विल बी वेस्ट बंगाल। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होने का, पूरा मतलब 100% श्योर आपको होना चाहिए किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, तो आपको हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ कल्चर, ओरिजिन ऑफ केज कल्चर। केज कल्चर आप सबको पता है, ये अब देख सकते हो पानी के अंदर केज के अंदर हम लोग कल्चर करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा काम्पुचिया। ओके, काम्पुचिया में ये शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा फीड ऑन स्लिमी सिक्रेशन ऑन एब्डोमेन ऑफ मेल ऑफ व्हिच फिश। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पैरा सिंगल। इसमें क्या होता है, जो लार्वा होता है, जो स्पैरा सिंगल का जो मेल होता है, उसके बॉडी का जो एब्डोमेन का पार्ट है वहाँ पे बहुत स्लिमी आपको एक लिक्विड टाइप का आपको बॉडी के साइज में मिलेगा। वो बॉडी के नीचे एब्डोमेन के यहाँ पर आपको मिलेगा, उसको ही लार्वा उसको उस चीज़ को खाते हैं एक स्टेज तक, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको रख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन कैटफिश। देखिए पिक्चर, देखिए कितना सुंदर कैटफिश है, सन कैटफिश, जिसका साइंटिफिक नाम है अपना होराब्रेगस ब्रेचाइसुमा। सन कैटफिश साइंटिफिक नेम होराब्रेगस ब्रेचाइसुमा। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आंसर विल बी बेग्रिडी। ओके, बेग्रिडी, यानी इसका ऑर्डर होगा सिल्यूनिफॉर्म्स। ओके, ऑर्डर होगा आपका सिल्यूनिफॉर्म्स, फैमिली होगा आपका बेग्रिडी, एंड सन कैटफिश का साइंटिफिक नाम किया है होराब्रेगस ब्रेचाइसुमा। ओके, तो आपका एक पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम द एनिमल एक्सक्रीटा कंटेन 70% ऑफ द डाइजेस्टेबल फूड ऑफ द फिश। ये आप सबको पता होगा कि ये जो आप देख सकते हो, पीक के साथ फिश का फार्मिंग, डक के साथ फिश का फार्मिंग, पोल्ट्री के साथ फिश का फार्मिंग, काउ के साथ फिश का फार्मिंग, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। इसके अंदर किस एनिमल का जो डाइजेस्ट वेस्ट है वो उसका 70% मछली के लिए, मछली आप एज ए फीड यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो डाउट पिग फिश। पिग का जो एक्सक्रीटा है उसका मेन मोर देन 70% आप कह सकते हो फिश उसको इजीली खा सकता है। ओके, एज ए फीड, तो आंसर हो जाएगा आपका पिग फिश। ओके, नेक्स्ट, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ डेरिस सूट पाउडर। कितना दिन तक इसका इफेक्ट रहता है डेरिस सूट पाउडर। भाई एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, डेरिस सूट पाउडर में जो पॉइजन पाया जाता है उसका नाम क्या है, रेटोनिन। महुआ ऑयल केक पे जो पॉइजन पाया जाता है उसका नाम क्या है, सपोनिन। तो आपको हमेशा चीज़ एक के बाद एक मिला के पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो पॉइजन डेरिस सूट पाउडर कितना दिन रहता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 to 12 डेज। ओके, इससे ज़्यादा मतलब 2 वीक्स आप कह सकते हो, उससे बाद ये खत्म हो जाता है पानी से। ठीक है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, इन सिंगी एयर ब्रीदिंग ऑर्गन डेवलप 10 to 12 डेज, आंसर विल बी 10 to 12 डेज। एंड अगर मैं मागोर का बात करूँ तो वो 10 to 11 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सूटेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज फॉर कल्चर ऑफ फिश। ये सबको पता है, पॉन्ड सबके घर पर है, तो ये सबसे बेस्ट फ्रेश वाटर रिसोर्स है कल्चर करने के लिए। ओके, प्रोसेसिंग यील्ड ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन, ये आपको बस याद रखना है लेस देन 50%। आपको याद रखना है, इसको समझने वाला कोई चीज़ है नहीं, बस आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज कंट्रीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन। तो देखिए प्रॉन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, यूएसए में। तो इससे काफ़ी एक प्रॉफिट मिलता है हम लोग इंडिया को। तो फिर भी इंडिया टॉप पर नहीं रहेगा, बिकॉज चाइना हमेशा हर चीज़ पर टॉप पे है इंडिया से बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो होगा अपना चाइना सबसे ज़्यादा प्रॉन पर राज करता है। सेकंड आपका होगा इंडिया, नो डाउट, एंड थर्ड आपका होगा थाईलैंड। ओके, तो आंसर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप जैसे कि देख सकते हो, एक बाहर में आपको एक नॉइज़ भी शायद सुनाई देगा, मुझे एग्जैक्टली भी पता नहीं है आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। इधर में एक फेस्टिवल चल रहा है बाहर, जो 3 दिन नॉन स्टॉप चलेगा। मेरा वीडियो
आता रहेगा, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरा वीडियो टाइम टू टाइम आएगा, बट फिर भी अगर आपको नॉइस सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए मैं सॉरी आपको कहता हूँ। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चेक कीजिए, उस पर मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली के क्वेश्चन आप लोग डेली कवर कर रहे होंगे। एंड अगर आप लोग कुछ अच्छा एक रेस्पॉन्स करोगे मुझे, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। शायद मैं इन फ्यूचर और भी दिन में 2-3 क्लासेस ला दूँ अगर आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।